नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पूरा उत्तर प्रदेश घूमने के बाद अब मैं वापस स्टूडियो लौट आया हूं, दिल्ली लौट आया हूं। तो यहां से आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वो सिलसिला जो कहीं छूट सा गया था, यानी कि हमारी और पंकज झा जी की बातचीत, उसको हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तारीख आज 31 है, यानी कि आखिरी चरण का मतदान कल होना है 1 तारीख को, और 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मगर जिस मतदान की मैंने बात की, यानी कि 7वें चरण का मतदान, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो करीब 13 सीटें हैं जहां पर मतदान कल होना है। तो आखिर 7वें चरण में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, ये समझने का और समझाने का आपको प्रयास करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मैंने क्या देखा, पंकज जी ने क्या देखा समझा, वो बताने का आपको प्रयास करेंगे। पंकज जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइए भाई, पंकज जी को सामने लाइए, बहुत वक्त हो गया है। अरे पंकज सौरभ जी, जी, पहले बहुत तो बहुत धन्यवाद माफी मांग आपका। लीजिए अपना हमारे दर्शकों से कि हम और आप लंबे समय से साथ दिखे नहीं, लोग शिकायत करते रहते थे। हाँ, हाँ, हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था और इल्म नहीं था सौरभ जी कि हम लोगों ने जो एक छोटी सी शुरुआत की थी, आइडिया तो आप ही का था कि हम लोग कुछ गपशप करेंगे यूपी की राजनीति को लेकर के। तो वो चल पड़ा। जो इसका एहसास तब हुआ जब ये छूट गया और एक तरीके से कहें कि बीच में टूट गया सिलसिला। और जी। जब हम लोग फील्ड में जाते थे, खासतौर से मुझे कई जगहों में कहा कि भाई आपकी और सौरभ जी की बातचीत नहीं आ रही है। कई हाँ। तो उम्मीदवारों ने कहा भैया कि अंदर की खबर भी नहीं पता चली, कुछ तो बताइए। तो लगा कि हाँ, हम लोग जो कर रहे थे कुछ अच्छा ही चल रहा था। जी, तो इस सिलसिले को फिर से एक बार जारी कर रहे हैं और इसको जारी रखने का प्रयास रहेगा। और पंकज जी से लगे लगे हाथ में आप लोगों से सामने ही प्रॉमिस भी ले लेता हूं कि पंकज जी इसमें सहयोग करेंगे। पंकज जी सहयोग करते थे, बस थोड़ा सा फील्ड में थे, तो कभी मैं इधर तो कभी पंकज जी उधर, तो कभी नेटवर्क के इशू, इस तरह की चीज़ें रहती थी, तो सामंजस्य बैठ नहीं पाया। मगर अब मैं लौट आया हूं तो पंकज जी से विनती करूंगा कि सामंजस्य वो जैसे पहले बनाए हुए थे वैसे बनाए रहे। मगर पंकज जी, शुरुआत हम लोग करते हैं, ये जो 7वां चरण कल मतदान होना है 1 तारीख को, उससे शुरू करते हैं कि क्या सीटें हैं, क्या माहौल है। और पूर्वांचल का वो इलाका है जो हमेशा चर्चा में रहा है, वहाँ की पॉलिटिक्स जो रही है वो हमेशा चर्चा में रही है। और जैसे जैसे चुनाव बढ़ा है वैसे वैसे चुनाव चढ़ा भी है। तो जो सीटें हैं पहले मैं बता दूं, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज, ये 13 सीटें हैं जहां कल मतदान होना है। और पंकज जी, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं गोरखपुर, घोसी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और बनारस, इन 5 सीटों पर घूमा हूं ये अभी जब मैं यात्रा पे था। तो इन्हीं सीटों से शुरुआत कर लेते हैं, गोरखपुर से। गोरखपुर, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर रवि किशन सांसद हैं, मगर उनका नाम महत्वपूर्ण वहाँ पर नहीं है। वहाँ जो CM सिटी का तमगा मिला है, और लंबे समय से वहाँ के जो बड़े नेता के तौर पर और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा फैक्टर मुझे तो पंकज जी गोरखपुर में वही नज़र आते हैं। रवि किशन के लिए जो चीज़ें मुश्किल हो सकती थी वो उतना मुश्किल नज़र नहीं आती हैं, और उसका बड़ा कारण मुझे लगता है कि योगी बाबा का नाम है। हालांकि जो हमने उपचुनाव में एक बार 2018 में देखा था, निषाद फैक्टर, इसीलिए मुझे लगता है कि काजल निषाद को सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा गया है। तो दोनों के बीच एक कॉन्टेस्ट है, निषाद वोटरों को डिसाइड करना है कि आखिर वो किधर जाएंगे, और उसी से इस चुनाव के नतीजे भी तय होंगे। पंकज जी, देखिए, आपने एक बात तो बहुत सही कही कि ये चुनाव जिसमें उम्मीदवार गोरखपुर से रवि किशन शुक्ल, अब वो रवि किशन ही नहीं रहे, रवि जी किशन शुक्ल हो गए। याद जी करिए, जब जौनपुर से कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे, आपको याद होगा, तब वो रवि किशन थे और इस चुनाव में उनकी क्या हालत हुई थी सबको पता है। लेकिन जी जैसे ही गोरखपुर गए, और बाबा, जिनको महाराज जी भी लोग कहते हैं क्योंकि वो जी गोरक्ष पीठ के हैं, महंत हैं, उनका नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े व्यक्ति जी हैं, और उनका एक अलग सम्मान है, मतलब 2 तरीके से, एक धार्मिक रूप से भी, और क्योंकि गोरखपुर से लगातार वो 5 बार चुनाव जीते, सांसद रहे। उसके बाद एक झटका लगा था उपचुनाव को। कहते हैं जी कि ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, वो एक सबक भी था जब उपेंद्र शुक्ल वहां से चुनाव हार गए थे उपचुनाव में। और उसी उपचुनाव में जो निषाद पार्टी है, संजय निषाद, उनके राजनीतिक महत्व के बारे में लोगों ने जाना जब वो अखिलेश यादव के साथ गए थे, और वो बड़ा उलटफेर हो गया था। उसके बाद वो बीजेपी की तरफ चले आए और बीजेपी की ताकत बन गए। हालांकि उनकी पार्टी के जो उनके बेटे हैं वो खुद ही अपने सिंबल पर नहीं बल्कि बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। जी गोरखपुर में रवि किशन शुक्ला या बीजेपी बड़ा फैक्टर नहीं है, फैक्टर योगी जी है। और आपने देखा ही था कि चुनाव प्रचार के बिल्कुल आखिर में उन्होंने रोड शो किया, गोरखपुर में डटे रहे, सबसे बातचीत की उन्होंने।
और वहां जिस तरीके से काम हुआ है और जो चीजें हुई है, बाबा और योगी जी या महाराज जी जो भी कह लीजिए, इसके नाम पे चुनाव में बहुत बड़ा मुकाबला होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। और काजल निषाद की अगर हम बात करें, रवि किशन शुक्ला की तरह, हालांकि रवि किशन एक बड़े कलाकार हो गए, काजल निषाद भी फिल्मों से ही आई हैं। इससे पहले वो कांग्रेस में थी, विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, फिर एक बार और लड़ी, वो भी हार चुकी हैं। मेयर का चुनाव लड़ी और बड़ी मजबूती से लड़ी, और उस मेयर के चुनाव में इन्होंने जिस दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी में तो कई टिकटार्थी थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। गोरखपुर से कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही थी, आप इस बात को जानते भी हैं कि वहां से कांग्रेस के कई लोग चाहते थे चुनाव लड़ना। लेकिन बहुत पहले ही अखिलेश यादव ने काजल निषाद को, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का समझौता नहीं हुआ था, काजल निषाद को अपना उम्मीदवार बना के चुनावी मैदान में उतार दिया था। अब से कुछ देर पहले हमने एक वीडियो भी देखा काजल निषाद का, बड़ी भावुक होकर के उन्होंने अपील की है कि उनको वोट दिया जाए। और इस चुनाव में भावुकता और ये सब चीजें होती ही रहती हैं। और चूंकि गोरखपुर में निषाद वोटरों का बड़ा प्रभाव रहा है, उस लिहाज से समाजवादी पार्टी ने, और देखिए समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़ा, जिसको लेकर के हम और आप कई बार या मीडिया में एक नैरेटिव बन गया था, अखिलेश यादव का हंसी मजाक भी उड़ाया जाता था कि पता नहीं कब किसका टिकट बचेगा। रात में किसी को मिला तो सवेरे किसी और का नाम आ जाता था, फिर अगले दिन शाम में कोई और टिकट लेके पहुंच जाता था। ये सब चलता रहा, लेकिन उन्होंने एक प्रयोग किया है गोरखपुर में, वही प्रयोग किया कि भाई यादव और मुसलमान तो उनके साथ है ही, निषाद समाज का अगर वोट मिल जाए तो कहानी कुछ बन सकती है। लेकिन अखिलेश यादव को भी इस बात का इल्म है कि मुकाबला वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। कांग्रेस की वजह से एक थोड़ा सा वोट बैंक उसका भी है अपना, और चूंकि शहरी इलाकों में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को वोट दे देते हैं, जो समाजवादी पार्टी में होने के कारण नहीं देते थे, तो एक उसका भी लाभ काजल निषाद को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है गोरखपुर में कोई बहुत बड़ा मुकाबला नहीं है। जैसे बनारस में हम कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे छोर पर, अगर हम देखें पूर्वांचल में, कुछ वही हालत योगी जी का जो गढ़ है, मठ है गोरखपुर में, उसका भी है। अगली सर जो इंटरेस्टिंग सीट मुझे नजर आ रही है वो घोसी है, जहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, और उनके लिए मामला उतना आसान नजर नहीं आ रहा है। बालकृष्ण चौहान बीएसपी की तरफ से हैं और राजीव राय बहुत गजब का चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो बड़ा मतलब मुझे तो लगता है कि आसान नहीं रहने वाला अरविंद राजभर के लिए। कई जगह तो मुझे बीजेपी के सपोर्टर से ही मिले जो साथ देते उतना नज़र नहीं आ रहे हैं अरविंद राजभर का, और पुराने बयान याद दिलाए जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के, तो वहाँ पर सीट आसान नज़र नहीं आती है। देखिए हुआ क्या है ना सौरभ जी, एक्शन क्या कि रिएक्शन होता है। और मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिनों में जो बयान दिया था, खासतौर से एक सवर्णों के खिलाफ में, क्योंकि वो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, बड़ा नेचुरल भी है। उनसे हमने कई बार इस बात को लेकर पूछा कि भाई इतने बयानवीर क्यों बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके समुदाय के लोग उनकी ही भाषा समझते हैं, अब ये उनकी राजनीति, उनकी समझ है, वो बेहतर समझते होंगे। लेकिन इस बार ये बहुत भारी पड़ा। और देखिए खुद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, खुद उस चुनाव को लेकर के बहुत चिंतित थे, और सारा मैनेजमेंट उन्होंने खुद किया। वो इसीलिए मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने एक बार पहले जिक्र किया था यशवंत सिंह, जो कि मंत्री भी रहे हैं मायावती की सरकार में, और जिन्होंने कह दिया था हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वो पहले बीजेपी में थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, और उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी एमएलसी की सीट छोड़ी थी। जैसे उन्होंने घोषणा की, उनका जो सस्पेंशन है खत्म हो गया, और वो फिर ओम प्रकाश राजभर के साथ चुनाव प्रचार करने लग गए। आपने देखा होगा नारद राय को, वो बलिया के नेता हैं, मुलायम सिंह से अखिलेश सरकार में मंत्री रहे, उनको भी जो लाया गया उसको सिर्फ बलिया के प्रयोग के लिए नहीं लाया गया। ये जो राजीव राय लड़ रहे हैं, और भूमियारों का ठीक ठाक वोट है वहां पे घोसी में, कल्पनाथ राय जैसे दिग्गज नेता वहां से कई बार चुनाव जीते। पिछली बार अतुल राय, जिनको बहुत कम लोग जानते थे, बीएसपी से वो कम उम्र के वो होते हुए और वहां से पहली बार चुनाव लड़े और सांसद बन गए। तो अतुल राय भी भूमियार समाज से थे। तो राजीव राय को ला करके वो खानापूर्ति की गई। खानापूर्ति क्या है कि मैनेजमेंट कह सकते हैं आपको, वोटों का समीकरण जोड़ने की कोशिश की रही। इसी चक्कर में देखिए बालकृष्ण चौहान बीएसपी से उम्मीदवार हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान को चुनाव हारने के बावजूद भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ये सब पहले से सोच समझकर अमित शाह ने रणनीति तैयार की है। वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ते तो थोड़ी आसानी होती है, लेकिन उनकी जिद थी कि वो संजय निषाद नहीं बनना चाहते, वो अब अलग अपना वजूद बचाना चाहते हैं, अपनी पार्टी का अस्तित्व रखना चाहते हैं। मुकाबला बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहूंगा कि वहां पर अभी भी अरविंद राजभर, जो कि बड़े बेटे हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी चुनावी दावेदारी को कमजोर न समझा जाए, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए इसके पीछे का गणित ये है कि पिछली बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ थी, दलितों का बड़ा वोट बैंक है वहां पर,
वो इस बार नहीं होगा। चौहान जो मूलतः आप कह सकते हैं कि अगर बालकृष्ण चौहान नहीं लड़ते तो शायद पूरा का पूरा वोट मिलता किसको, अरविंद ओम प्रकाश राजभर के बेटे को। लेकिन एक बार याद करना कि 2019 के चुनाव में राजभर साथ नहीं थे बीजेपी के, तो वो आ जाने से वो जुड़ेंगे और वहां पर ठाकुर बिरादरी के लोग और भूमियार समाज के बड़े बड़े नेताओं को वहां लगाया गया, हर गली मोहल्ले में घुमाया गया है। इतना आसान नहीं होगा, मुकाबला बहुत कंटेस्ट बहुत टफ है, कुछ भी हो सकता है। ये कहना भी मुश्किल होगा कि किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा कमजोर है। बिल्कुल बिल्कुल तगड़ा कंपटीशन है घोसी में। और कंपटीशन की बात करें तो गाजीपुर में भी अच्छा कंपटीशन नजर आता है, मिर्जापुर में भी अच्छा कंपटीशन नजर आता है, और बलिया की मैं बात करूं तो बलिया में सबसे तगड़ा कंपटीशन नजर आता है नीरज शेखर वर्सेस सनातन पांडे के बीच। सनातन पांडे पिछला चुनाव बहुत ही करीबी मार्जिन में 14-15 हज़ार वोटों से ही हारे थे, तो उसको लोग बड़ा याद करते हैं कि भाई उस चुनाव में क्या कुछ गड़बड़ हुई थी। तमाम तरह के लोग वहाँ आरोप लगाते हैं। और मतलब अच्छा, मतलब बनारस अगर छोड़ दें तो बाकी जो दो सीटें मैंने जिक्र की, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और बलिया, तीनों सीटों पे कंपटीशन अच्छा नज़र आता है। हालांकि एज जो है अगर मिर्ज़ापुर में करेंगे तो वहाँ पर हमको नज़र आता है अपना दल के पक्ष में, और बलिया की बात करेंगे तो वहाँ एकदम कांटे की टक्कर नज़र आती है। और बनारस तो सीधी सी बात है कि फाइट वहाँ पर कोई है ही नहीं, वहाँ तो मामला मार्जिन वाला चल रहा है। देखिए, बनारस को लेकर जब भी वहाँ चुनाव होते हैं तो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। मैं तो 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, 2024 भी देख रहा हूँ। पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ 3 दिन थे तो कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री अपने ही घर में घिर गए थे। जब वो यादवों वाले एक मठ में गए थे, आपने वो वीडियो देखा होगा, चारा खिलाते हुए गाय को, ये बातें कही जाती है। लेकिन वह मुकाबला एक तरफा है। बस वहाँ ये तय करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत एज ए बीजेपी कैंडिडेट बनारस से कितने वोटों से होती है। इन लोगों ने टारगेट किया है सेट की 10 लाख का, 19 लाख वोटर है, तो काम थोड़ा मुश्किल है। अब चले आते हैं हम लोग गाजीपुर को। गाजीपुर के चुनाव को शुरुआत में जब पारसनाथ राय की उम्मीदवारी आई तो माना जा रहा था कि चुनाव एक तरफा हो जाएगा। फिर सस्पेंस रहा, अफजाल अंसारी लड़ेंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, उनका एक मामला चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर उनकी बेटी का मामला आया और फिर ये लगने लगा कि एक तरफा होगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अफजाल अंसारी, वो बहुत भारी पड़ेंगे। लेकिन देखिए वहां पे क्या है कि कहा जा रहा था कि ठाकुर बिरादरी के लोग भी अफजाल के साथ जाएंगे, यादव बहुत है वहां पर, मुसलमान हैं, दलित है। पिछली बार जब अफजाल अंसारी जीते थे ना, तब ये मत भूलिएगा कि बीएसपी का गठबंधन था। पिछले लोकसभा चुनाव में सौरभ जी 50% का वोट शेयर रहा है यूपी में बीजेपी का। आपको उसको तोड़ने के लिए ना बहुत मुश्किल करनी, मतलब बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी सीट हो, अफजाल अंसारी आज भी मजबूत उम्मीदवार दिख रहे हैं, लेकिन जो ईबीसी है, जो गैर यादव पिछड़े हैं, उसमें डेंट हुआ है। लेकिन गाजीपुर के बारे में कहा जा रहा है कि वहां इतना डेंट नहीं हुआ है। तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है गाजीपुर का। और कहा जा रहा है कि 2 तरीके के वोट चुनाव हो रहे हैं। एक तो मुख्तार अंसारी की मौत पर सहानुभूति के वोट का मामला है, और इधर बीजेपी की तरफ से आपको याद होगा आखिर में बिल्कुल अमित शाह ने वहां रोड शो किया था और ये था कि माफिया का खत्म हुआ, जिसका जैसा अंत था वो लिखा हुआ। बलिया की बात देखिए, एक चीज देखिए सौरभ जी, क्या है समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट है, सनातन पांडे ब्राह्मण है। आप समाजवादी पार्टी से किसी को टिकट दे दीजिए, एक बात की गारंटी है कि मुसलमान थोक के भाव में और यादव थोक के भाव में मिलेंगे। बीजेपी के लिए इस बार ऐसी स्थिति नहीं है कि आप किसी उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, उम्मीदवार को खड़ा कर दीजिए और कह दीजिए कि पूरा 100% उसको वोट मिलेगा, वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। इस बार ऐसा नहीं कहा जा रहा है। खासतौर से कुर्मी, पाल, पासी, इनने तो पूरा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया। इसको लेकर बड़ी चिंता भी है बीजेपी कैंप। तो सनातन पार्टी बोलता तो एक दौर था जब ब्राह्मण बनिया की पार्टी कही जाती थी बीजेपी, तो वो तो ऐसा था कि भाई बीजेपी को वोट मिलेगा, पर ऐसा है नहीं। ब्राह्मणों का भी वोट उनको मिलने की बात कही जा रही है। पिछली बार भी बहुत कम वोट से हारे थे, लेकिन तब बीएसपी किसके साथ थी, गठबंधन में साथ थी। और नीरज शेखर भी वहां के कोई नए नहीं है, चंद्रशेखर जी के बेटे होने के नाते इमोशनल अटैचमेंट है बलिया का। और बाद में नारद राय वाली कहानी आपने देखी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वहां बीजेपी बुरी तरह आ रही थी, अधिकतर सीटें हार गई थी, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव जो होता है ना, वो मोदी जी के नाम पे होता है, तो इस बार अंकगणित कुछ दूसरे तरीके होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जो पहले कहा जा रहा था मुकाबला उतना टफ नहीं होगा, बहुत क्लोज हो गया इन सीटों पर। बिल्कुल। बची हुई सीटें अगर देखें तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर और चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, इन सीटों की अगर बात करें पंकज जी।
देखिए, चंदौली के बारे में भी कहा जा रहा है, जहाँ से महेंद्र पांडे जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, वहाँ भी मुकाबला अच्छा है। लोग ये भी कह रहे हैं बांसगांव जो सुरक्षित सीट है, जहाँ से इंडिया गठबंधन से सदल प्रसाद लड़ रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी मजबूती से लड़े। कमलेश पासवान जो बीजेपी से हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, बाहुबली नेता है, दबंग नेता है, उनका मुकाबला है। देवरिया से कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह है, आपको याद होगा, और वहां से भी इस बार बीजेपी ने अपना टिकट बदला है, शशांक मनी को दिया है। तो देखिए, कहीं से भी अगर आप कह दें कि मुकाबला एक तरफा है, जैसा जिस देवरिया के बारे में कहा जा रहा था, जो कानपुर, लखनऊ, बनारस के बारे में कहा जाता है, गाजियाबाद, नोएडा के बारे में कहा जाता है, वही देवरिया के बारे में कहा जाता है, जिसको टिकट दे दोगे बीजेपी का कोई भी जीत जाएगा। पर ये स्थिति अब नहीं है। ये अखिलेश प्रताप सिंह वहां लड़ते दिख रहे हैं। कल को नतीजे चाहे जो भी हो जाए, देखिए जिस दिन पोलिंग होता है ना, उस दिन नजर रखने वाली बात है। मैं तो कई लोगों को देखा वोट पर कहते हुए कि फलाने पार्टी के खिलाफ वो बोलते हुए गए, और अंदर से जब वोट डाल के निकले, मैंने पूछा कि आपने वोट तो उसको दिया नहीं होगा, बोला नहीं, बाद में देखे कि भाई यही पार्टी ठीक है, वोट डाल के निकल गए। तो बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार पोलिंग हो जाए तभी आप मोटे तौर पर कह पाएंगे कि वहाँ आखिर क्या हुआ होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी। लोगों से जब बात करो तो लोग नाराजगी खूब जाहिर करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर। चाहे अगर नौजवानों से बात करो तो उनके बीच एक रोजगार और खासतौर पर जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये बहुत पुरजोर तरीके से जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो सामने आया। अगर आप किसानों से बात करेंगे तो छोटा जानवरों का एक मसला है जो आपको पूरे प्रदेश में नज़र आएगा। उसके अलावा आप नॉर्मल लोगों से, शहरी वोटरों से बात करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं महंगाई का जिक्र आ जाता है। अगर आप दलितों के बीच जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष का वो जो नैरेटिव था संविधान वाला कि 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, तो वो नज़र आता है। तो मुद्दे तो ढेर सारे नज़र आते हैं, मगर मुद्दों पर वोट कितना पड़ता है ये सवाल एक रहता है। क्योंकि कई बार हम लोग ऑन कैमरा जब बात कर रहे होते हैं तो लोगों का गुस्सा अलग नज़र आता है और उससे अलग परसेप्शन बनता है, मगर जैसे ही माइक कैमरा बंद करते हैं चीज़ें फटाक से बदल जाती हैं। उसी में से ही जो लोग खूब गुस्से में थे वो अपनी बात बदल लेते हैं। लगता है कि गुस्सा तो था पर वोट पर असर नहीं डाल रहा है। मोटे तौर पर ये कहे सौरभ जी कि वोटरों का मन पढ़ पाना ना मुश्किल होता जा रहा है। वो हम लोगों को समझ गए हैं, हम उन्हें समझने में अब गलतियां करने लगे हैं, या हमारा ये काम अब मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग हो रहा है समझना। बाकी पंकज जी, लगातार हम लोग जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कल मतदान है तो ज़्यादा कुछ ना कहा जाए, और कल जो मतदान होता है उस पर नज़र रखी जाए, और जो भी रिपोर्ट आती है कल भी हम जुड़ेंगे और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आज आप कहाँ जा रहे हैं? हम बनारस जा रहे हैं भाई साहब। आप घूम आए हैं, मैं भी कई बार हो गया, एक राउंड कल भी हुआ था जी। तो चलिए, कल बनारस से पंकज जी जुड़ेंगे और जो भी अपडेट्स होंगे कल वोटिंग को लेकर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।